हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में सीरीज नंबर यानी सेट नंबर 51 आपको दिया जा रहा है। और यह सीरीज जो है आपके लिए 68वीं बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों के लिए और रेलवे और एसएससी के अन्य एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारा सीरीज का अगर रिवीजन आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले भविष्य के एग्जाम में किसी भी प्रकार के जीके और जीएस तथा करंट अफेयर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार जरूर इसका रिवीजन करके देखेंगे और अगर रिवीजन करते हैं और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक इसे किया कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं तो, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे कंटेंट हम आपके लिए अवेलेबल करवाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो भी सेट नंबर हम आपको देते हैं या जो भी अलग से हम आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवाते हैं वीडियो को, जीके जीएस को, उसमें अगर आपको वो टेलीग्राम अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हाल ही में एक दिन पहले हमने बिहार स्पेशल 585 क्वेश्चन यूट्यूब पर डाला है, उसको भी अगर आप रिवीजन करते हैं और वो पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 कमिंग सून में है, तो आप उसका अगर रिवीजन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा फायदा होगा। खास करके स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम आप जैसे पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा या इसके अलावा बिहार दरोगा का भी, बिहार पुलिस का भी एग्जाम दीजिएगा, बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, वो सारा एग्जाम में आपको बिहार स्पेशल क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है। तो अभी तो प्राचीन बिहार के इतिहास और उसके स्रोत के बारे में आपका वीडियो बना है और आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पर करवा दिया गया है, तो आप निश्चित तौर पर उसको एक बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इस सीरीज का, 51 नंबर सीरीज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। 1912 ईस्वी में अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। थोड़ा सा अगर इतिहास की ओर चलते हैं तो 1911 ईस्वी में शाही दरबार का आयोजन किया गया था। शाही दरबार का आयोजन किया गया था और यह शाही दरबार जो है वो जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में किया गया था, जो ब्रिटेन के रानी और सम्राट हुआ करते थे। ध्यान देंगे, यह शाही दरबार में जो निर्णय लिया गया वो निर्णय लिया गया कि बंगाल से बिहार प्रांत को अलग कर दिया गया। इस शाही दरबार में निर्णय क्या लिया गया? निर्णय लिया गया कि बंगाल से बिहार प्रांत जो है उसको अलग कर दिया गया और इस बिहार प्रांत में उस समय उड़ीसा भी इंक्लूड था, अलग कर दिया गया इसको। क्लियर? इसके बाद यह जो निर्णय लिया गया, इस निर्णय को कानूनी रूप जो प्रदान किया गया, कानूनी रूप जो दिया गया वह 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में इसे कानूनी रूप दे दिया गया। इसके बाद बिहार बंगाल से पूरी तरीका से अलग हो गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। पुनः फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पुनः 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग किया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग प्रांत बनाया गया, यानी अलग राज्य बना दिया गया। आप ये भी ध्यान देंगे, वर्तमान स्वरूप जो बिहार का है, वर्तमान स्वरूप जिसे आप देख रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि अंततः क्या हुआ कि 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से एक अलग राज्य बनाया गया, वो झारखंड बनाया गया, झारखंड राज्य बना दिया गया। अतः झारखंड का निर्माण बिहार से ही हुआ, जो कि 15 नवंबर 2000 को हुआ। तो जो बिहार का भूभाग था उसमें 54% वर्तमान समय में बिहार है और जो टोटल भूभाग का 46% के लगभग में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा स्टूडेंट के लिए ऋण सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य का समूचा प्रशासन जो होता है वो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, क्योंकि राज्यपाल ही होता है जो किसी भी राज्य के कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। ध्यान ये भी रखेंगे कि कार्यपालिका के प्रधान तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान जो होते हैं वह राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ध्यान देंगे, राज्यपाल से संबंधित अगर अनुच्छेद की आपको चर्चा करेगा तो वो भी आप ध्यान देंगे कि राज्यपाल का अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे रकानी कायोसस, जिसमें याद रखेंगे कि राज्यपाल के पद की चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 153 में किया गया है।
ध्यान रखेंगे। राज्यपाल कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 154 में किया गया है। राज्यपाल के नियुक्ति के विषय में जो जानकारी दिया गया, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण किए हुए रहते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक राज्यपाल बना हुआ रहेगा। तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। और राज्यपाल जो होते हैं वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, जिसकी चर्चा 156 में किया गया है, जबकि राज्यपाल के योग्यता की चर्चा 157 में किया गया है। और राज्यपाल जो होते हैं वो विधान मंडल के किसी भी सदन के, चाहे तो विधान परिषद हो चाहे तो विधानसभा हो, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं राज्यपाल, बल्कि जिस राज्य में विधान परिषद होता है वहां का सभापति होते हैं। तो सभापति के रूप में चर्चा जो किया गया है वो अनुच्छेद 158 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के शपथ की जो चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद 159 में किया गया। तो लगातार अनुच्छेद है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फल्गु की जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? मोहन नदी के साथ मिल जाती है और विकराल रूप धारण कर लेती है। फल्गु के कई नाम होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। फल्गु के नाम के अंतर्गत अगर यदि देखा जाए तो निरंजना नदी से कहा जाता है, प्राचीन नाम निरंजना नदी के नाम से इसे जाना जाता है। इसे ही लीलाजन नदी के नाम से जाना जाता है, या इसे ही भूसलीला नदी के भी नाम से जाना जाता है। भूसलीला का मतलब होता है कि भूमि के भीतर प्रवाहित होने वाली यह नदी होती है। यह भूमि के ऊपर में सूखी हुई नदी के नाम से भी यह फल्गु नदी कहलाती है। फल्गु नदी जो होती है गया में पिंड दान के लिए, पूर्वजों के पिंड दान के लिए काफी फेमस होता है और धार्मिक रूप से काफी पवित्र के रूप में माना जाता है। इसी फल्गु नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर गया में ही। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि यह फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर के पठार जो है वो झारखंड में चतरा जिला इसका उद्गम स्थल होता है, जो कि आपको दिया हुआ है। जबकि अगर इसके मुहाना की अगर यदि जो बात करेंगे, जहां यह जाकर मिल जाती है अपने से बड़ी नदियों में, वह मुहाना इसका पुनपुन नदी है। मुहाना पुनपुन नदी है। अगर इसके सहायक नदी की बात करेंगे तो यह भी ध्यान रखेंगे, सहायक नदी में अगर याद रखेंगे तो सहायक नदी धोधर है, खूरी है, लोकायन है, धनराजी है। यह भी याद रखेंगे, धोधर, खूरी, लोकायन, इसके अलावा धनराजी ये फल्गु नदी की सहायक नदी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी है? तो चीन सरकार ने 3 बच्चे को जन्म को अनुमति दी है। यह अनुमति मई 2021 में चीन के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके पहले 2016 में नीति था, 2 बच्चों की नीति था। 2 बच्चों की नीति जो था वह चीन सरकार के द्वारा दिया गया था, और यह एक परिवार नियोजन नीति के तहत चीन सरकार की योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर बनाया गया है। और यह भी ध्यान रखेंगे, इस मैत्री पुल की टोटल लंबाई की अगर यदि जो बात किया जाए तो 1.9 किलोमीटर लंबा यह फेनी नदी पर मैत्री पुल बनाया गया है। और यह जो मैत्री पुल है यह भी ध्यान रखेंगे, वह भारत के किसको किसको जोड़ा गया? तो भारत के त्रिपुरा के सबरूम जिला को बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। ध्यान रखेंगे, यूएनओ के महासभा के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह भी ध्यान रखेंगे, यह दूसरा सम्मेलन था क्वाड का।
क्वाड का स्थापना की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसकी स्थापना 2021 में ही किया गया था। और क्वाड का पहला 2021 में पहला सम्मेलन जो था वह यूएसए में किया गया था। क्लियर। जबकि ध्यान रखेंगे क्वाड देश में किस किस देश को शामिल किया जाता है, तो भारत को शामिल किया जाता है क्वाड के अंतर्गत। भारत के अलावा यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाता है क्वाड के अंतर्गत। 4 देशों का एक समूह है क्वाड, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसका दूसरा शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया। और पहला शिखर सम्मेलन जब इसकी स्थापना 2021 में हुई थी तो यूएसए में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो लाभ जो है वो उत्पादन के कारक के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं, जबकि उत्पादन के कारक जो होते हैं वो भूमि, श्रम और पूंजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। यह डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो छोटी आंत में होता है। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है, वो भी याद रखेंगे, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का ऐसा अंग होता है जो सबसे बड़ा अंग के रूप में माना जाता है। इस छोटी आंत के द्वारा आंत्रीय रस का स्रावन होता है। और आंत्रीय रस जो होते हैं वो 5 प्रकार के आंत के रस यानी आंत्रीय रस का स्रावन होता है। पहला होता है इरेप्सिन का काम होता है प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। प्रोटीन प्लस पेप्टोन को बदल देता है एमिनो एसिड में बदल देता है। दूसरा जो आता है वह आता है माल्टेस आता है। माल्टेस का काम होता है कि यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तीसरा जो आता है आंतरीय रस वह होता है सेक्रेस होता है और यह सुक्रोज को बदल देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल देता है। क्लियर। इसके अलावा चौथा पर ध्यान देंगे तो वो होता है लैक्टेस। चौथा है लैक्टेस। लैक्टेस है, यह लैक्टोज को बदल देता है किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल देता है। जबकि पांचवा आता है वह है लाइपेज है और यह बदलता है इमल्सिफाइड वसा को, टूटे हुए वसा को, यानी कि वसा को बदल देता है ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में। ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदल देने का काम करता है। यही कारण है कि छोटी आंत को पूर्ण पाचक आंत के नाम से या पूर्ण पाचक अंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होने की संभावना रहती है? अल्जाइमर रोग होने की सर्वाधिक संभावना होती है। अल्जाइमर को भूलने वाला रोग कहा जाता है। भूलने वाला रोग अल्जाइमर को कहा जाता है और यह मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला बीमारी होता है। ध्यान देंगे डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? इसके अंतर्गत क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 से बढ़कर 47 की संख्या हो जाती है। और ध्यान रखेंगे डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है। मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है और अनियमित शारीरिक संरचना का निर्माण हो जाता है। इसे ही डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर यह रोग जो होता है वो मंगोलिया के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण से इसे मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था सर्वप्रथम, जिसके कारण से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ
जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह भी बात ध्यान देंगे कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी नियम का प्रतिपादन करने के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। क्लियर, ध्यान देंगे मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है वो लैंगिक जनन पर आधारित था। मेंडल के द्वारा 3 प्रमुख नियम दिए गए थे, जिसके अंतर्गत ध्यान देंगे यह प्रभाविकता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया, जिसे प्रभाविकता का नियम कहा गया। दूसरा जो इन्होंने नियम दिया था उन्हें पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी पृथक्करण का नियम। जबकि तीसरे की अगर बात किया जाए इनके नियम की, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों नियम काफी प्रचलित मेंडल का रहा था, जो कि इन्होंने अपने आनुवांशिकता संबंधी नियम के तहत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे को जन्म देता है? तो सबसे पहली बात ध्यान देंगे यह होता है मैमेलिया। इसमें बात किया है आपको मैमेलिया एनिमल के अंतर्गत। तो मैमेलिया क्लास है जो कि किस संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो इसका मैमेलिया क्लास का एक संघ है, वह है कॉर्डेटा। इसका संघ क्या है? फाइलम क्या है? फाइलम जो है वह कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। स्तनपायी जंतु को यानी मैमेलियन क्लास को शामिल किया जाता है। यह कॉर्डेटा फाइलम के एक वर्ग है, क्लास है, जो कि मैमेलिया क्लास है। इसी को विविपेरस के नाम से भी जाना जाता है, जो अरिस्टोटल ने इसे विविपेरस की संज्ञा दिया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि विविपेरस एनिमल उसे कहा जाता है जो बच्चा देने वाला स्तनधारी होता है, उसे विविपेरस कहा जाता है। यह अरिस्टोटल ने कहा था। ध्यान रखेंगे कि मैमेलिया क्लास को 3 वर्ग में बांटा गया है। इस मैमेलिया को इसका एक वर्ग होता है, क्लास होता है, वह होता है मैमेलिया। और इस मैमेलिया को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला को कहा जाता है प्रोटोथेरिया, दूसरा होता है मेटाथेरिया और तीसरा होता है यूथेरिया। अब प्रोटोथेरिया के अंतर्गत वैसे मैमेलिया को शामिल किया जाता है, वैसे स्तनधारी को शामिल किया जाता है जो बच्चा नहीं पैदा करता है बल्कि अंडा देता है, अंडा देने वाला मैमल। क्लियर, अंडा देने वाला मैमेलिया होता है। इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है, जो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अंडा देने वाला मैमेलिया होता है डक बिल्ड और प्लेटिपस को रखा जाता है। एकिडीना, डक बिल्ड तथा प्लेटिपस को शामिल किया जाता है। जबकि मेटाथेरिया जो कि अपरिपक्व बच्चा पैदा करता है, यानी पूरी तरीका से परिपक्व बच्चा नहीं होता बल्कि अपरिपक्व बच्चा होता है, यानी अनमैच्योर्ड चाइल्ड को जन्म देने वाला जो होता है उसे मेटाथेरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे कि कंगारू होता है, कंगारू जो होता है उसमें एक बेबी बॉक्स जिसे मार्सुपियल नामक थैली कहा जाता है, अपने बच्चे को जन्म देने के बाद, जो कि अपरिपक्व बच्चा होता है, जन्म देने के बाद उस मार्सुपियल थैली में सुरक्षित रखता है। और जब पूरी तरीका से बच्चा डेवलप हो जाता है तब इस बेबी बॉक्स से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसे ही परिपक्व बच्चा का दर्जा दिया जाता है। और तीसरा होता है यूथेरिया, जिसमें पूरी तरीका से परिपक्व बच्चा पैदा करता है, उसे यूथेरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें मनुष्य, गाय, भैंस इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका आंसर जो बनता है वह है अंडा न दे, शिशुओं को जन्म न देकर अंडे पैदा करती है, वो होता है एकिडीना और डक बिल्ड प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि प्लांट किंगडम को एक्लर नामक विद्वान के द्वारा 1884 ईस्वी में 2 वर्ग में बांटा गया था। एक होता था क्रिप्टोगेमी और दूसरा होता है
फेनेरोगैमी, क्रिप्टोगैमी जिसे अपुष्पोद्भिद पौधा कहा जाता है और फेनेरोगैमी को पुष्पोद्भिद पौधा कहा जाता है। अपुष्पोद्भिद पौधा यानी क्रिप्टोगैमी को बांटा गया 3 भागों में, थैलोफाइटा जो कि पहला भाग, ब्रायोफाइटा दूसरा भाग और तीसरा भाग टेरिडोफाइटा। ये 3 वर्गों में बांटा गया क्रिप्टोगैमी को यानी अपुष्पोद्भिद पौधा को, जिसमें से थैलोफाइटा जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है, न तो पत्ती पाया जाता है, न तो तना पाया जाता है और न ही इसमें फूल और बीज पाए जाते हैं। तो ये थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? इसका शरीर थैलस होता है, सुकाय होता है, मोटा मोटा होता है और जल का संग्रह करने में यह उपयुक्त प्रदान करता है। जबकि ब्रायोफाइटा जो होता है इसे पादप जगत का एम्फीबिया क्लास कहा जाता है। ध्यान देंगे, थैलोफाइटा जो होता है ना, थैलोफाइटा को पादप जगत का सबसे बड़ा प्राणी कहा जाता है। पादप जगत का इसे बड़ा प्राणी कहा जाता है थैलोफाइटा को। क्लियर? क्योंकि इसी के अंतर्गत कवक, शैवाल एवं जीवाणु को शामिल किया जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है यानी कि उभयचर वर्ग कहा जाता है। इसे पादप का उभयचर प्राणी या उभयचर वर्ग के नाम से जाना जाता है। जबकि टेरिडोफाइटा में जो होता है उसमें संवहन उत्तक पाया जाता है, क्योंकि यह तना, पत्ती, फल, फूल में विभाजित होता है, जिसके कारण से इसे टेरिडोफाइटा को में संवहन उत्तक पाया जाता है, जिसको जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका टेरिडोफाइटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो प्रत्येक स्थान पर पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह प्रत्येक स्थान पर निश्चित तौर पर पाया जाता है और सदैव यह गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण प्रवृत्ति का ही होता है। इसमें प्रतिकर्षण कभी भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि गुरुत्वाकर्षण जहां रहेगा वहां पर आपको प्रतिकर्षण भी होगा और आकर्षण भी होगा। सिर्फ आकर्षण में इसमें होता है, इसमें सिर्फ आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण इसमें नहीं होता है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल में दोनों गुण पाए जाते हैं, आकर्षण का गुण भी और प्रतिकर्षण का गुण भी, लेकिन यह दोनों ही बल जो होता है वो सभी जगह मौजूद नहीं होता, सर्वव्यापी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की इकाई होता है? तो ध्यान देंगे, भौतिक राशि की इकाई वही होना चाहिए जो दाब की इकाई होता है। तो दाब और प्रतिबल ये दोनों इकाई दोनों का एक ही होता है, जो कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में होता है। जबकि उष्मा, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण इन सभी की बीमा जो होती है वो न्यूटन ये मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो आप इसमें समझेंगे, कार्य जो हो गया आपका न्यूटन मीटर होता है, इसकी इकाई या इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाता है। कोणीय संवेग की अगर जरूर जो बात करेंगे तो कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है कोणीय संवेग का। जबकि तनाव का देखेंगे, टेंशन का देखेंगे तो होता है न्यूटन इसका मात्रक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल के निरावीषण के लिए निम्नलिखित में से मानव अंग कौन सा होता है जो उत्तरदायी होता है? तो लीवर होता है एल्कोहल के निरावीषण के लिए। एल्कोहल की मात्रा अगर यदि जो ज्यादा हो जाएगा हमारे शरीर में तो लीवर क्यूलोसिस होने की संभावना कहा जाएगा या लीवर सिरोसिस कहा जाता है। ध्यान देंगे, लीवर का अध्ययन जो होता है वह हेप्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका अध्ययन जो होता है वह हेप्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर? एल्कोहल की अधिकता जब हो जाएगी शरीर में तो उसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज पहली महिला क्रिकेटर जो 6 क्रिकेट विश्व कप खेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मीय आयनन, यहां पे होगा उष्मीय आयनन, आयमन नहीं, उष्मीय आयनन जो है वह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। किसकी देन है? उष्मीय आयनन। तो M.N. शाह का देन है। उष्मीय आयनन सिद्धांत का प्रतिपादन M.N. शाह के द्वारा किया गया था। क्लियर? अब आगे भी देखेंगे, H.G. भाभा, H.J. भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा को भारत परमाणु ऊर्जा के जनक कहा जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक, भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक के नाम से जाना जाता है H.J. भाभा को। जबकि C.V. रमन की अगर जो बात किया जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज, प्रकाश के प्रकीर्णन
की खोज किया था सीवी रमन ने, जबकि जेसी बोस ने सबसे पहले बताया था कि पौधे में भी जीवन संभव होता है और क्रैस्कोग्राफ की खोज की थी। पौधे में जीवन प्लस क्रैस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिजी द्वीप कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया के निकट है। ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया के निकट, ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है वह फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में। इस फिजी द्वीप की राजधानी जो है, राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो सुबा है। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक द्वीपों वाला जो महासागर है वो प्रशांत महासागर ही है, जहां पर सर्वाधिक द्वीप समूह पाए जाते हैं या द्वीप पाए जाते हैं। तकरीबन ध्यान दिया जाए, प्रशांत महासागर में द्वीपों की कुल संख्या 20,000 द्वीप अकेले प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर का आकार अंग्रेजी के ओ आकार की तरह दिखाई देता है, जबकि अटलांटिक महासागर का आकार जो है वो अंग्रेजी के एस आकार का दिखाई देता है। अटलांटिक महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर सर्वाधिक देशों के साथ अपनी सीमा को टच करने वाला महासागर होता है और बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या जो है वो अटलांटिक महासागर में है, क्योंकि अटलांटिक महासागर का किनारा जो है वो कटा फटा है, जिसके कारण से बंदरगाह के निर्माण के लिए काफी उपयुक्त महासागर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रीची आर्कीपेलेगो और लेब्रिनिया द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग होते हैं? तो यह जो भाग होते हैं वह ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के ये भाग होते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद इसमें से नहीं होता है? तो सन जो होता है, ऑप्शन नंबर डी, सन जो होता है वो तना एक तना का उदाहरण नहीं होता है, जबकि पटसन और जूट जो है इस पर ध्यान देंगे तो तनों की रेटिंग से प्राप्त रेशा है। तनों की रेटिंग एक विधि होती है, रेटिंग से प्राप्त रेशा है। जबकि कपास की अगर बात करेंगे तो कपास जो है वो फलों के बीजों के बीजावरण से लगी हुई रेशों से प्राप्त किया जाने वाला एक प्रकार का रेशा होता है। फलों के बीज से प्राप्त रेशा होता है और बीज से प्राप्त रेशा होता है, और यह रेशा ध्यान देंगे दो प्रकार का होता है। पहले को कहा जाता है लिंट रेशा, जो कि बड़ी बड़ी होती है, लिंट रेशा कहा जाता है जो बड़ी होती है, जबकि दूसरे को कहा जाता है फज रेशा। फज रेशा होता है जो कि छोटी छोटी रेशा होता है। ध्यान देंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से लिंट रेशा जो होता है वह व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है, जबकि फज रेशा जो होता है व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही कम महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थलों में से कौन सा ताजे पानी का निकाय होता है? तो ध्यान देंगे, कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है वह ताजे पानी का निकाय होता है। अब ध्यान देंगे, रामसर स्थल की बात करेंगे तो यह ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पर 1971 ईस्वी में विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था, जहां पर विश्व के आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र को नाम दर्ज करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन का लागू जो हुआ, इसका प्रभाव जो हुआ, प्रभावी 1975 ईस्वी में हुआ, जबकि इस सम्मेलन में भारत जो है, आर्द्रसर भूमि में भारत जो है वो शामिल हुआ 1982 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत में वर्तमान समय में आर्द्र भूमि जो है, आर्द्र भूमि जो है भारत में वर्तमान समय में 75 है, और सबसे अंतिम का 75वां जो है वो सालबुग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 75वां आर्द्र भूमि जो है भारत का वो सालबुग आर्द्र भूमि प्रदेश जो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो ध्यान देंगे, यह गुजरात राज्य में खोला जाएगा। ध्यान देंगे,
ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की अगर यदि जो बात किया जाए तो 2014 ईस्वी में इसकी स्थापना फोर्टालेजा सम्मेलन जो हुआ था, फोर्टालेजा सम्मेलन जो ब्राजील में स्थित है, फोर्टालेजा, तो जब ब्राजील में 2014 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, वहीं पर इस ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इस ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके मुख्यालय की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में होगा। क्लियर। और पहले 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के पास रहेगी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, और इसके बाद 5-5 साल के लिए आगे ब्राजील और रूस का रहेगा। इस चीज का भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो सनई जो है वो हरी खाद के लिए सबसे प्रयुक्त फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सनई के अलावा भी और ध्यान रखेंगे, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंगा, उड़द, ये सभी फसल जो है वो हरी खाद के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ढैंचा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सनई के अलावा ढैंचा, इसके अलावा ग्वार, इसके अलावा मूंग, इसके अलावा उड़द, इसके अलावा लोबिया फसल जो है वह सभी हरी खाद के रूप में जाना जाने वाला फसल होता है। अब हरी खाद किसे कहा जाता है थोड़ा सा समझेंगे। कृषि में हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तब इसे ही हरी खाद के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि सनई, ढैंचा, गवार, मूंग, उड़द, लोबिया और ये फसल जो होते हैं ना, इसका प्रयोग हरी अविघटित सामग्री के रूप में भी फसलों में किया जाता है, जिसके कारण से इसे हरी खाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने पर थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने पर थकावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता हेनरिक हर्ट्ज को माना जाता है। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कनिका मॉडल का सिद्धांत, प्रकाश के सभी प्रकाश के बारे में बताएंगे। तो कनिका मॉडल, प्रकाश का कनिका मॉडल का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो दकार्ते के द्वारा दिया गया था। दकार्ते के द्वारा दिया गया था सन 1837 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे तरंग सिद्धांत की 1637 में दकार्ते के द्वारा 1637 ईस्वी में। ध्यान देंगे इसके अलावा तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह दिया था हाइगेंस नामक विद्वान ने। खूब क्वेश्चन पूछता है, हाइगेंस नामक विद्वान ने दिया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का व्यतिकरण, अब ध्वनि का नहीं समझ लेंगे, प्रकाश का ही, क्योंकि प्रकाश के बारे में हम चर्चा करें। तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था सन 1801 ईस्वी में। और भी ध्यान रखेंगे विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत यानी थ्योरी, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन किया था मैक्सवेल ने, मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों का गठन को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान देंगे अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो 1977 से 78 ईस्वी में किया गया था, पेश किया गया था 77 में, और 78 ईस्वी में इसे अपना प्रस्ताव जो दिया गया था उसको लागू किया गया था 78 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करें तो 1957 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। LM सिंघवी समिति जो है वह 1986 ईस्वी में, और GB के राव समिति जो है वह 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसमें मिलाना है, काल अनुक्रम के सजाना है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता, दूसरा आपका क्या हो जाता है GB के राव मेहता, दूसरा जो हो जाएगा अशोक मेहता। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा आपका होगा, और चौथा जो होगा वो तीसरा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है?
अहमदुल्ला शाह उसके विद्रोही का नाम था। यह हुआ था चिन्हट का युद्ध जो 30 जून, यहीं पर लिखेंगे 30 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद को धारण करता है? तो महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु की खोज किसके द्वारा? नरेंद्र कपानी के द्वारा किया गया था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता कब होती है? तो भारहीनता जहां गुरुत्वाकर्षण का बल जो होगा वो शून्य होगा, वहीं भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, इसका फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? M इंटू जी होता है, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशन होता है। अगर वेट के बराबर हो जाए तो तभी भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और स्थिति शून्य देखने को मिलती है, क्योंकि W बराबर M इंटू G1 प्लस G2 के रूप में बराबर क्या हो जाता है? आपका फॉर्मूला के रूप में हो जाता है M इंटू G1 प्लस माइनस G1। क्लियर? बराबर क्या होता है? M 0 हो जाता है, M 0 हो जाता है तो बराबर 0 हो जाएगा, मास 0 तो 0 हो जाएगा भारहीनता की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? तो श्रम सुधार का प्रमुख कारण जो था वो ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव होना। ब्रिटिश उद्योगपति का जो दबाव था उसके कारण से श्रम सुधार में प्रमुखता आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो सबसे मूल्यवान कंपनी जो बन गई है वो सऊदी अरामको जो है वो सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में बन गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉटरी समिति जो 1817 ईस्वी में किससे संबंधित थी? तो शहर नियोजन का कार्य जो है वो लॉटरी समिति के द्वारा बढ़ाया गया था, तो शहरी नियोजन से इनका संबंध रहा था। क्लियर? अब इसका नाम किस लिए रखा गया भाई? लॉटरी समिति जो है इसका नाम जो है इसलिए रखा गया क्योंकि शहरों के सुधार के लिए धन सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से ही जुटाया जाना था, जिसके कारण से शहरी नियोजन के रूप में लॉटरी समिति का संबंध रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मापता है, विद्युत धारा का मापक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार जो मनाया गया था वह 1992 ईस्वी को मनाया गया था। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 2021 का थीम भी आप याद रखेंगे, तो वह थीम रहा है इंटरनेशनल डे फॉर द इलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? यूएनओ ने क्या घोषणा किया है कि यूएनओ ने घोषणा किया है कि 2030 तक गरीबी का उन्मूलन करना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूएनओ के द्वारा किस वर्ष तक गरीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा? तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहां पर कितना है? तो 294 सीटों की संख्या विधानसभा की है। बिहार का अगर यदि जो देखा जाए तो 243 विधानसभा है। मध्य प्रदेश का देखा जाए तो 230 विधानसभा सीटें और तमिलनाडु का 234 विधानसभा सीटें हैं। क्लियर? जबकि सर्वाधिक ओवरऑल अगर यदि जो देखा जाए तो सर्वाधिक है यूपी विधानसभा का सीटों की संख्या 403 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, बिल्कुल सही है। किसी माध्यम का ताप ध्वनि के चाल को प्रभावित कर देता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव्य की सतह से परावर्तित हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त में से आपका कोई नहीं, क्योंकि आपको ग्रुपिंग में कहीं नहीं दिया हुआ है 1, 2 और 3, तो इनमें से कोई नहीं है। प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो एटलांटिक महासागरीय व्यापारिक मार्ग जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इसमें से नहीं है? तो वनस्पति उद्यान जो है वो स्व वनस्पति उद्यान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसकी खोज अल्टमैन के द्वारा 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए सबसे ज्यादा पावर होता है, ऊर्जा होता है, क्योंकि यहीं पर श्वसन की क्रिया होता है, जिसके कारण से खूब सारा एनर्जी मुक्त होता है। तो यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बील विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बील विवाद जो है वह संबंधित था यूरोपीय के लोगों में मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीयों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से संबंधित इल्बर्ट बील विधेयक को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन है? ध्यान रखेंगे, पच्छाद मेघ जो है वो सबसे ऊंचे बादल के रूप में जाना जाता है। पच्छाद मेघ का निर्माण होता ही है 8000 मीटर यानी 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक। तो ध्यान रखेंगे, 8000 मीटर से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर इसका निर्माण होता है पक्षाभ मेघ का। क्लियर? और ध्यान रखेंगे, ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, और यह हमेशा सफेद होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? यह सफेद फॉर्मेट में पाया जाता है, पंख के रूप में, पंख रूप में दिखता है पक्षाभ मेघ। इससे ध्यान देंगे किसी भी प्रकार के वर्षा होने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? उसे अभिवहन कहा जाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण कहलाता है अभिवहन। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट है। चालन उसे कहा जाता है जो ठोसों में उष्मा का संचरण होता है, और ठोसों में उष्मा का संचरण जब होता है तो अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मौका नहीं मिलता, उसे चालन द्वारा उष्मा का संचरण कहलाता है। जबकि संवहन उष्मा के द्वारा हमारा वायुमंडल जो होता है वो गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है वो गलत कथन के रूप में दिया गया है? तो ध्यान देंगे, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गई, यह बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, यह भी आपका सही है। जबकि ध्यान देंगे, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा वो बाबू जगजीवन राम का रहा, यह भी सही है। मंत्रिमंडल का सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 ईस्वी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, और इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है, यहां पे पूछा है कार्य भले करता है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन प्रशासनिक प्रमुख की बात किया है तो यह कैबिनेट सचिव के रूप में होता है। यहां प्रधानमंत्री ना होके कैबिनेट सचिव होना चाहिए। क्लियर? तो आपका आंसर गलत यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, जो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य में भी शामिल थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पनिक्कर जो थे, के.एम. पनिक्कर इनके अन्य सदस्य में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो न्याय नहीं है, वो धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं किया गया, सॉरी आर्थिक पॉलिटिक लगा दिया। धार्मिक न्याय की चर्चा जो है वो कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर भारतीय प्रस्तावना आपको याद होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, यही तीनों न्याय की चर्चा की है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल में सप्तमी एतद द्वारा अंगीकार, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यही हमारा प्रस्तावना है, जिसमें धार्मिक न्याय की चर्चा कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का
वर्णन मिलता है। तो संघीय राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है वो 8वें भाग में इसकी चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद की अगर यदि जो बात किया जाए इसमें, तो अनुच्छेद जो होता है वो 239 से लेकर 242 तक की चर्चा जो है वो किया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। क्लियर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा भाग 7 में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग के राज्य और अनुच्छेद की चर्चा किया गया है। जो अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 238 किया गया है। क्लियर। भाग 9 की बात किया जाए तो भाग 9 में पंचायत की चर्चा किया गया है। पंचायतें की चर्चा जो है वो भाग 9 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद की अगर यदि जो बात किया जाए तो 243 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटा दिया और 19 वर्ष कर दिया था? तो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने वाला था वो था लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सिविल सेवा के बारे में याद रखिएगा। 1857 ईस्वी में जब सिविल सेवा का गठन किया गया तो सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु जो थी वो प्रारंभ में ध्यान देंगे आयु 23 वर्ष थी। प्रारंभ में इसकी आयु 23 वर्ष थी, लेकिन 1859 ईस्वी में 23 वर्ष, कब? 1857 ईस्वी में। लेकिन 1859 ईस्वी में बात किया जाए तो इसकी आयु को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। 22 वर्ष 1859 ईस्वी में किया गया। और 1866 ईस्वी में घटाकर 1866 ईस्वी में इसको घटाकर कर दिया गया पुनः 21 वर्ष। 21 वर्ष इसको घटा दिया गया और बाद में लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर। तो ये हमारा 50 नंबर का टेस्ट सीरीज था फ्रेंड्स। 51 नंबर सेट आपको कैसा लगा, क्या कमी रहा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। अगर कुछ अच्छा मिल रहा है आपको तो वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज के सेवा को देते हैं विराम, लेकिन रिवीजन जो है आप एनसीईआरटी बेस्ड करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी हम अलग से मटेरियल यूट्यूब पर डालते हैं उसको भी आप रिवीजन करते रहिएगा, तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा कलेक्शन क्वेश्चन का मिल जाएगा जो आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।